नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भव्य स्वागत किया है। वो कह रही है कि हम इसको लेकर 4 अगस्त को हनुमान पाठ करेंगे। पूर्व सीएम और पीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस के सांसद, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ सभी कार्यकर्ताओं से हनुमान चालीसा पाठ करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो जहां भी हो वहां हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कोरोना को लेकर बनी गाइडलाइन का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होना है, जिसके एक दिन पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। कमलनाथ जी के निवास पर 4 तारीख को एक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन रखा गया है, जिसमें कमलनाथ जी स्वयं शामिल होंगे। प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की शांति के लिए, प्रदेश की स्वच्छता की कामना के लिए, कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए यह पाठ होगा। और कमलनाथ जी ने अपील करी है कि प्रदेश के समस्त कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी अपने अपने घरों पर बैठकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर एक बार फिर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि वो राम मंदिर निर्माण को लेकर खुश है, लेकिन अब भी वो इसी बयान पर कायम है कि भूमि पूजन का मुहूर्त ठीक नहीं है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के सवाल को जायज ठहराया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह सनातन धर्म के जानकार हैं, इसलिए उनकी आपत्ति जायज है। उधर बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह की सनातन धर्म की विद्वत्ता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्वास सारंग ने कहा है कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेता इतने विद्वान नहीं हुए कि जो ये तय कर सके कि राम मंदिर निर्माण का मुहूर्त ठीक है या नहीं। विश्वास सारंग ने यह भी कहा है कि ये वही कांग्रेस नेता है जिन्होंने कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था। दिग्विजय सिंह जी इस मामले के बड़े उनका अनुभव है, बड़ा उनका सनातन धर्म पे वो भी है और नर्मदा के परिक्रमा भी उन्होंने करी है, तो उन्हें ज़्यादा इस बारे में आइडिया है। और सही बात है, सनातन धर्म की परंपरा के शंकराचार्य सबसे बड़े वो होते हैं, उनका वो करना चाहिए। ये वही दिग्विजय सिंह है और कांग्रेस पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने राम सेतु तोड़ने की षड्यंत्र रचा था। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं है। ये राम के अस्तित्व को क्या जाने। अब क्या है कि कुछ लोगों की आदत ही होती है आलोचना करने की, तो इसलिए वो जब बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं, अच्छे में भी बुराई ढूंढते हैं। वो आलोचना में ही सही, उनने कम से कम राम का नाम तो लिया। अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर यूं ही नहीं बनने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए सैकड़ों सालों तक संघर्ष तो चलता ही रहा। इसके पीछे कुछ ऐसी तपस्याएं भी हैं जो दिखावे की दुनिया से दूर मंदिर निर्माण के संकल्प की एकांत साधना करती है। जबलपुर में रहने वाली 42 साल की उर्मिला चतुर्वेदी की भी तपस्या ऐसी ही है, जो आपको शबरी की याद दिला देगी। करुणा और प्रेम से भीगी इन बूढ़ी आंखों में 28 बरस से एक ही सपना पल रहा था। अब जब वो सपना सच होने जा रहा है तो इन आंखों में खुशी की बूंदें तैरने लगती हैं। झिलमिलाहट के बीच शब्द गले में अटकने लगे हैं। ये है 82 बरस की उर्मिला, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए पूरे 28 साल उपवास करते हुए बिता दिए। 6 दिसंबर 1992 में जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा तो जबलपुर की उर्मिला चतुर्वेदी 54 साल की थी। तभी उन्होंने संकल्प लेकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने तक अन्न का त्याग कर दिया। पिछले 28 साल से उर्मिला ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया और राम नाम का जाप करती रहती हैं। 21वीं सदी की शबरी का संकल्प 5 अगस्त को राम मंदिर की शिलान्यास के साथ ही पूरा होने जा रहा है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो कहती हैं कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद ही वे सरयू तट पर अपना 28वां साल का उपवास तोड़ेंगी। मंदिर
संकेत होते हुए देखा तो रक्तपात भी देखा। हिंदू मुस्लिम भाई सब वहाँ पर दिख रहे थे। और ये रक्तपात रुक जाए और मंदिर निर्माण हो जाए, क्योंकि काफ़ी समय से चल रहा था मंदिर निर्माण की और नहीं हो पा रहा था। तो ये हमारा संकल्प था कि आज भोजन नहीं किया हमने और आज के बाद हम भोजन नहीं करेंगे। इतने साल संघर्ष किया, इतने परेशान हुए और इतना कष्ट सहा, तो मंदिर का निर्माण, मंदिर का हमारा संकल्प का समापन है, वहाँ करना चाहते हैं। भगवान रामलला की दर्शन करके। 82 वर्ष की उर्मिला की सेहत कई बार बिगड़ी। कई बार डॉक्टरों ने उन्हें अन्न ग्रहण करने की सलाह दी, लेकिन उर्मिला ने संकल्प नहीं तोड़ा। 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखेंगे, तो जबलपुर में उर्मिला अपने घर में दिन भर राम नाम का जाप करती रहेंगी। उर्मिला तो अयोध्या भी जाना चाहती हैं, मगर कोरोना संक्रमण का खतरा और उम्र के साथ सेहत इसकी अनुमति नहीं दे रही है। उर्मिला के परिजन बताते हैं कि पूरा परिवार इंतजार कर रहा है कि कब वो अपना व्रत तोड़ेंगी और परिवार के साथ बैठकर भोजन खाएंगी। बहुत खुशी उनको भी बहुत हो रही है, उनको देख के हम लोगों को भी खुशी हो रही है कि अब वहाँ जब रामलला विराजमान हो जाएंगे और जैसे ही अवसर मिलेगा ये वहाँ जाएंगी और दर्शन करेंगी और फिर ये अन्न ग्रहण करेंगी। हम लोग भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। सतयुग में उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण के लिए 14 साल इंतजार किए थे और इस युग की उर्मिला को अपने आराध्य के मंदिर के लिए 28 बरस का इंतजार करना पड़ा। दरअसल यही आस्था, यही शक्ति करोड़ों देशवासियों की उन अभिलाषाओं में शामिल है जिनके बूते अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। कोरोना मरीजों को निजी अस्पताल में भेजने पर कांग्रेस सवाल उठाती रही है। कोरोना पॉजिटिव होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती हुए तो कांग्रेस विधायकों सहित पूर्व मंत्री ने सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना था कि सीएम को निजी अस्पताल के बजाय सरकारी अस्पताल में भर्ती होना चाहिए था। इस बयान के 4 दिन बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, तो बयान देने वाले पीसी शर्मा खुद सरकारी अस्पताल के बजाय प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, वो भी चिरायु। बड़ा दुखद है, सब प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा रहे हैं। ये हमीदिया अस्पताल में नहीं करा पा रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा इन अस्पतालों को, जो सरकारी अस्पतालों को प्रेफर किया और ठीक हुए। इनमें पता नहीं क्यों डर है और क्या वजह है, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि चिरायु में ही सब क्यों जा रहे हैं। लेकिन पीसी शर्मा जी न कल उचित बात कह रहे थे और इसीलिए वो जो आरोप लगा रहे थे, चाहे वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री जी के एडमिट होने का मामला हो या अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संक्रमित होने का मामला हो, वो उन पर भी वैसे ही लागू होते हैं। इसलिए तथ्यों को ध्यान में रखकर ही बात करनी चाहिए, केवल राजनीति इस मामले में नहीं करनी चाहिए। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, कोरोना अस्पताल पर भी सियासत हो रही है, सवाल भी उठने लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर चिरायु को ही क्यों इतना चुन रहे हैं, सारे वीआईपी वहां जाकर भर्ती क्यों हो रहे हैं। खुद पीसी शर्मा ये बात उठाते रहे और हमने भी बाइट में सुनवाया। अब क्या रिएक्शन है कांग्रेस का? देखिए, सीधे तौर पर सीधा इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम बात करें चिरायु अस्पताल या फिर निजी अस्पताल को लेकर कांग्रेस जो है लगातार मुद्दा उठाती आई है और कहीं ना कहीं इस बात के उनके पास आंकड़े भी थे कि जो सरकारी अस्पताल में रेफर करने वालों की संख्या बहुत कम है और प्राइवेट अस्पताल में रेफर करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भर्ती हुए तो साफ तौर पर कांग्रेस के कई विधायकों के साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सवाल उठाए थे, लेकिन अब जब खुद पीसी शर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनको भी जो है निजी अस्पताल ही भाया है और वही अस्पताल जिसमें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान एडमिट है, तो ये कहीं ना कहीं
साफ जाहिर है कि जो तमाम कांग्रेस के नेताओं की बात करें या पूर्व मंत्रियों की बात करें, वो अपने बयानबाजियों में जरूर इसका जिक्र किया करते थे कि निजी अस्पताल में नहीं जाना चाहिए, सरकार के अस्पतालों की ओर जाना चाहिए। लेकिन जब उनकी बारी आई तो साफ तौर पर उन्होंने जो चुनाव किया सरकारी और निजी अस्पताल में, उसमें से निजी अस्पताल का उन्होंने चयन किया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, आखिर क्या वजह रहा है कि पीसी शर्मा को निजी अस्पताल जाना पड़ा। हालांकि वो जिस तरह से सवाल उठाते आए हैं कि जो सरकारी अस्पतालों को कोविड-19 के तरीके के लिए तैयार नहीं किया गया है, तो क्या ये वजह भी है कि उनको भरोसा नहीं था सरकारी अस्पताल पर, या फिर वो दूसरे का ही कारण है, या फिर उनकी जो बयानबाजी है ये सब राजनीति तक सीमित थी? ये तो तमाम सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन अब तक हम बात करें कांग्रेस की, अब तक इस पूरे मामले में सीधी प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई। हालांकि पीसी शर्मा की बात करें तो वो अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसे में उनकी भी जो है प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आ पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर स्पष्ट हुई है कि किसी मामले को लेकर सिर्फ राजनीतिक उसका लाभ लिया जाए या फिर सियासत के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि सीधे तौर पर उनके पास ऐसे कुछ तथ्य हैं, प्रमाण है, तो पीसी शर्मा को रखना भी चाहिए। क्या उनको भरोसा नहीं था सरकारी अस्पताल पर? क्योंकि ये बात जरूर लगातार कांग्रेस है और पीसी शर्मा लगातार उठाते आए हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनको तैयार नहीं किया गया था, बल्कि निजी अस्पताल पर फोकस किया गया था। कि ये वजह रही या फिर कोई दूसरे कारण है कि उन्होंने जब उनके चुनाव करने की बारी आई, जब उनकी बारी आई, तो उन्होंने सरकारी अस्पताल जाने के बजाय सीधे तौर पर चिरायु अस्पताल का चयन किया। जी, शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो जब आप हमला करने के मूड में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, तो आप कोई भी बयान ये सोचकर नहीं देते कि शायद कम से कम आप उसके लपेटे में आ जाए। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े निजी अस्पताल में दिन दहाड़े ताला तोड़कर कब्जे की कोशिश करने वालों में प्रमुख नाम है महेंद्र धाड़ीवाल का। महेंद्र धाड़ीवाल ने पूर्व में अपने ही दस्तखत से दी गई कई जानकारियों को खुद झूठा करार दिया है। एमएमआई के 70 डायरेक्टर की बात करें तो उनको भी भुलाते हुए उन्होंने शासन प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की। और खास बात यह है कि महेंद्र धाड़ीवाल पहले भी एक बार अवैध कब्जे के लिए सुर्खियों में आ चुके हैं। ठीक से देख लीजिए इन्हें, यह है महेंद्र धाड़ीवाल। 29 जुलाई को जब रायपुर के एमएमआई अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ कर डायरेक्टर रूम और अकाउंट सेक्शन में कब्जा किया गया, तो ये ही सबसे आगे थे। हथौड़ी और इलेक्ट्रिक कटर से ताला तोड़े जाने के बाद रूम का दरवाजा खोलकर सबसे पहले अंदर जाने वालों में ये ही थे। अपने इस अवैध काम को कानूनी और सरकारी आदेश बताने वाले महेंद्र धाड़ीवाल से जब सवाल किया गया तो जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। नहीं, तोड़ जाने का कारण जो था वो उस विधान में व्यवधान था, इसलिए था। और कागज के व्यवस्था से गए हैं, बाकी कोई किसी का पर्सनल इसमें कुछ नहीं है। कागज की व्यवस्थाओं से जो कागज बोलता है वो नहीं हो रहा था, तो कागज क्या बोलता है ये बताने के लिए कोर्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी। आइए अब जरा विधि का विधान और कागजों में कानूनी पेंच बताने वाले महेंद्र धाड़ीवाल के इस काम और उसके विधान के साथ आपको कुछ कागज और सबूत भी दिखा देते हैं। जरा ये देखिए, एमएमआई अस्पताल परिसर में लगा ये वो बोर्ड है जिसमें 70 लोगों के नाम दर्ज हैं। ये सभी डायरेक्टर हैं। लोगों को बेहतर इलाज मिले इसलिए अस्पताल की स्थापना के लिए एमएमआई संस्था बनाई गई। शुरू से ही एमएमआई के डायरेक्टर रहे सदस्य बताते हैं कि दान में पैसा देने वाले सभी लोगों को संस्था में शामिल कर डायरेक्टर का पद दिया गया। एमएमआई के अंदर में 70 डायरेक्टर हैं और ऑफिशियली 70 है। उसी के आधार पे जो है वो हॉस्पिटल खड़ा किया गया था। सबसे पहले जो है वो ये प्लानिंग थी कि 1 लाख रुपए लेकर के छोटा सा नर्सिंग होम जैसा बनाना है, लेकिन बाद में जो है वो जब लोग जुड़ते गए तो उसके बाद जो है वो ये प्लानिंग हुई कि इसके अंदर में जो है वो ज़्यादा पैसे आने लगे तो बड़ा हॉस्पिटल जो है बना दिया और सबको 70 लोगों को डायरेक्टर बनाने के हिसाब से। लेकिन महेंद्र धाड़ीवाल की नीयत जब एमएमआई अस्पताल पर कब्जे की हुई तो उन्होंने ये सारी बातें भुला दी। वो ये भी भूल गए कि शासन और प्रशासन को गलत सूचना देकर गुमराह करने से पहले उन्होंने खुद ही कई बार एमएमआई अस्पताल के डायरेक्टर्स की लिस्ट
शासन प्रशासन को अपने दस्तखत के साथ सौंपी है। जरा ये देखिए, ये पहला दस्तावेज जो 31 दिसंबर 1997 का है। इन दस्तावेजों में बतौर तत्कालीन सचिव खुद महेंद्र धारीवाल ने एमएमआई के 66 डायरेक्टर्स की जानकारी दी है। दूसरा दस्तावेज भी यही कहानी दोहरा रहा है, जिसमें 30 जून 1998 को महेंद्र धारीवाल ने ही अपने दस्तखत के साथ फिर से एमएमआई के 66 डायरेक्टर्स की जानकारी शासन को भेजी है। यही नहीं, 5 जुलाई 1998 को एमएमआई की प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव हुआ तो भी महेंद्र धारीवाल ने 17 पदाधिकारियों की सूची शासन को भेजी थी। इसके अलावा भी पिछले 25 साल से इन सभी डायरेक्टर की उपस्थिति में एजीएम, कार्यकारिणी मीटिंग और ऑडिट भी होता रहा है। संस्था की सभी निर्णायक गतिविधियों में इनकी सहभागिता और सहमति होती थी। इन्हीं में से कई सदस्य अलग अलग समय पर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव जैसे महत्वपूर्ण वैधानिक पदों पर भी रहे हैं। एमएमआई के समय समय पर होने वाली बैठकों और इसमें लिए गए फैसलों की सूचना के साथ डायरेक्टर्स के नाम की लिस्ट सरकार के साथ विभाग को भेजी गई। 1 जून सन 2000 के मिनट्स को देखिए, जिसमें ये वही लिस्ट है जिनमें शामिल नामों को अब महेंद्र धारीवाल खुद ही डायरेक्टर मानने से इनकार कर रहे हैं और उनकी सदस्यता खत्म बता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कभी खुद अपनी ही दी गई जानकारी को गलत बताकर महेंद्र धारीवाल एमएमआई पर कब्जा करना चाहते हैं? इन दस्तावेजों में साफ साफ नजर आ रहा है कि महेंद्र धारीवाल ने खुद अपने हस्ताक्षर से डायरेक्टरों की सूची रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी को भेजी थी। जब ये सभी लोग समय समय पर वैधानिक पदों पर रहे हैं तो इनकी सदस्यता कैसे समाप्त की जा सकती है? इस मामले में शासन को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि महेंद्र धारीवाल की ये हरकत पहली नहीं है। इसके पहले भी रायपुर के पंडरी स्थित महालक्ष्मी क्लॉथ मार्केट में पानी की टंकी के नीचे अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया था, जिसे अवैध मानते हुए शासन ने तोड़ा था। इस कार्रवाई के समय महेंद्र धारीवाल के भाई विजय धारीवाल ने IBC 24 के रिपोर्टर के पूछे जाने पर चेयरमैन सुरेश गोयल से बात हो जाने का हवाला देते हुए खबर नहीं चलाने का अनुरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।